हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम समझेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ गाउट में हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी गाउट ड्रग्स, वो ड्रग्स जो कि गाउट की ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। नाउ गाउट हमें पता है एक डिसीज़ है जॉइंट्स की। नाउ जैसा कि हम जानते हैं प्यूरिन्स जो होते हैं वो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, नेमली एडेनिन एंड गुआनिन। नाउ ये प्यूरिन बेसिस न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं फर्दर आरएनए एंड डीएनए। ना ये प्यूरिन्स जब मेटाबोलाइज होते हैं, जब ये टूटते हैं तो यूरिक एसिड बनता है। सो गाउट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर यूरेसीमिया। ब्लड में यूरिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। ना बॉडी के फिजियोलॉजिकल पीएच दैट इज 7.4 पर यूरिक एसिड जो है वो ब्लड में यूरेट आयंस बनाते हैं। ना नॉर्मल प्लाज्मा यूरेट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो होती है 2 to 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, पर अगर ये सीरम यूरेट कॉन्सेंट्रेशन 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाए तो यूरेट आयंस ब्लड में इनसॉल्युबल हो जाते हैं और ये यूरेट आयंस सोडियम से बाइंड होकर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स बनाते हैं। और ये जो क्रिस्टल्स हैं ये जब जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाती हैं तो उस डिसीज़ को हम कहते हैं गाउट। तो अब एक बार एक डेफिनेशन देख लेते हैं। गाउट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर यूरेसीमिया and deposition of monosodium urate crystals in joints, bones, soft tissues and kidneys। अब जल्दी से हम समझ लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ गाउट। गाउट के लक्षण क्या होते हैं। और गाउट डिसीज़ मेनली दो तरह से दिखाई देती है। एक तो होते हैं अक्यूट रिकरेंट गाउट अटैक्स, और जब ये डिसीज़ बहुत क्रॉनिक हो जाती है, बहुत सीवियर हो जाती है, तब इसे बोलते हैं क्रॉनिक टोफेशियस गाउट। नाउ ये जो एक्यूट गाउट अटैक्स हैं ये बार बार होते रहते हैं, और जैसे कि डिसीज़ सीवियर हो जाती है तो गाउट का जो अटैक्स है वो भी बहुत बढ़ जाता है। इसलिए इन एक्यूट गाउट अटैक्स को हम बोलते हैं एक्यूट रिकरेंट गाउट अटैक्स। अब एक्यूट गाउट अटैक होता क्या है। एक्यूट गाउट अटैक में गाउट जो है वो फ्लेयर अप हो जाता है। गाउट के सिम्टम्स जो कि मेनली स्वेलिंग और पेन है वो एकदम से बढ़ जाते हैं, सिम्टम्स बहुत गंभीर हो जाते हैं। ना लुक एट दिस फिगर ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ना यहाँ पर है ये मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स। ये जो क्रिस्टल्स हैं ये जॉइंट में डिपॉजिट हो गई हैं और इन क्रिस्टल्स की वजह से जॉइंट में सूजन होती है और जॉइंट में पेन होता है। नाउ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से जॉइंट में बहुत ही सीवियर पेन और बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग होती है। ना इनिशियली ये जो गाउट का अटैक है ये मोनो आर्टिकुलर होता है, मतलब एक ही जॉइंट में गाउट का अटैक होता है। ना पाँव का जो अंगूठा है उसमें एक जॉइंट है मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट। ये जॉइंट सबसे पहले गाउट से अफेक्ट होता है। नाउ इसकी वजह से जो पाँव का अंगूठा है वो लाल हो जाता है, अंगूठे में भयंकर दर्द होता है। और ये जो एक्यूट गाउट अटैक्स हैं ये 3 to 14 डेज़ में अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए इन अटैक्स को बोलते हैं सेल्फ लिमिटिंग अटैक्स। ना एक्यूट गाउट अटैक के दौरान जो ट्रीटमेंट है उसका मेन गोल होता है पेन को और स्वेलिंग को कम करना। इसलिए एक्यूट गाउट अटैक्स का ट्रीटमेंट किया जाता है एंसिड से, कॉल्चिसिन से और कॉर्टिकोस्टेरॉइड से। अब देखते हैं क्रॉनिक टोफेशियस गाउट। नाउ क्रॉनिक टोफेशियस गाउट जो है वो गाउट की एडवांस स्टेज है। नाउ एक्यूट गाउट अटैक होने के बाद इस स्टेज को डेवलप होने में 10 या 10 से भी ज़्यादा साल लग सकते हैं। नाउ अफेक्टेड जॉइंट जो है उसमें पेन और सूजन लगातार रहती है, और ये जो एडवांस स्टेज है ये पॉली आर्टिकुलर हो जाती है, मतलब एक से ज़्यादा जॉइंट में क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाती है, एक से ज़्यादा जॉइंट में गाउट हो जाता है, और जो गाउट के अटैक की फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ जाती है। गाउट के जो अटैक्स हैं वो बार बार होने लगते हैं। अब गाउट जो एडवांस गाउट है उसको हम पहचानेंगे कैसे। नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ये जो साइनोवियल जॉइंट है ये हमें एक एडवांस
क्रॉनिक गाउट की कंडीशन दिखा रहा है ना। इस जॉइंट में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डिपॉजिट है, इस डिपॉजिट को बोलते हैं टोफस। सो अगर क्रॉनिक टोफेशियस गाउट है तो उसमें जॉइंट्स में हमें बहुत सारे टोफाई नज़र आएंगे। तो ये एक सिंगल टोफस है। अब समझते हैं कि टोफस क्या होता है। टोफस जो है ये जॉइंट में डिपॉजिट हो गया, तो इस टोफस के बीच में आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी मोनोसोडियम क्रिस्टल्स हैं, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स हैं, और इन क्रिस्टल्स के आसपास होते हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स जैसे कि मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स। और ये जो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स हैं ये बहुत सारे साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो केमिकल्स धीरे धीरे इस कार्टिलेज को, आर्टिकुलर कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर बोन को डिस्ट्रॉय करते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करते हैं, और धीरे धीरे पूरे के पूरे जॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे कि डिसेबिलिटी हो जाती है और जॉइंट की डिफॉर्मेशन हो जाती है। अब क्रॉनिक गाउट को ट्रीट करने का एक ही तरीका है कि ब्लड में हम यूरिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम कर दें। तो दो तरह से हम यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम कर सकते हैं। दो तरह से ड्रग्स जो हैं वो क्रॉनिक गाउट में यूज़ होती हैं। पहली ड्रग जैसे कि एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल जो है वो यूरिक एसिड के सिंथेसिस को कम करती है। दूसरी टाइप ऑफ ड्रग्स हैं जैसे प्रोबेनेसिड, वो क्या करती है कि बॉडी में से यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ा देती है। अब जो बॉडी में से यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली ब्लड में जो यूरिक एसिड का जो लेवल है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। तो क्रॉनिक टोफेशियस गाउट को ट्रीट करने के लिए हमें ब्लड का यूरिक एसिड जो है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम करना पड़ेगा। और एक्यूट गाउट अटैक्स को ट्रीट करने के लिए हमें ऐसी ड्रग्स चाहिए जो कि पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करें। अब हम एक बार देख लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। पहले समझते हैं कि एक्यूट गाउट को कैसे ट्रीट करें। ना यहाँ पर थेरेपी का मेन एम है पेन को और इन्फ्लेमेशन को, मतलब सूजन को कम करना। सो ड्रग्स दैट आर यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट आर एनसिड्स। एनसिड्स हमें पता है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, फॉर एग्जांपल नाप्रोजेन, पिरोक्सीकैम, डाइक्लोफेनाक, इंडोमेथासिन। ना जो एनसिड्स हैं ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट। ना एनसिड्स के बाद आते हैं सेकेंड लाइन ड्रग दैट इज कॉल्चिसिन। ना कॉल्चिसिन जो है वो स्पेसिफिकली गाउट का जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करती है। और थर्ड लाइन थेरेपी है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, फॉर एग्जाम्पल प्रेडनिसोलोन। Now as we all know स्टीरॉयड्स जो होते हैं वो वेरी पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं, बट इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। दे शो अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स, और इसी वजह से जो स्टीरॉयड्स हैं वो प्रेफर नहीं किए जाते। सो फर्स्ट लाइन थेरेपी इज़ एनसिड्स, सेकेंड लाइन थेरेपी इज़ कॉल्चिसिन, और अगर एनसिड्स और कॉल्चिसिन दोनों से फ़ायदा ना हो देन थर्ड लाइन थेरेपी इज़ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट। अब समझते हैं क्रॉनिक गाउट को कैसे ट्रीट करें। क्रॉनिक गाउट को रोकने या फिर कम करने का एक ही तरीका है, ब्लड में यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दो। सो ड्रग्स दैट ट्रीट क्रॉनिक गाउट आर सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ये वो ड्रग्स हैं जो यूरिक एसिड की सिंथेसिस को कम करती हैं, फॉर एग्जांपल एलोप्यूरिनॉल एंड फिबुक्सोस्टैट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, हमेशा याद रखो कि एलोप्यूरिनॉल इज द फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ chronic gout. Now second type of drug are termed as, second category of drugs are uricosurics, for example probenecid. Now probenecid क्या करती है, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ा देती है। अब यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन जब बढ़ेगा तो ब्लड में यूरिक एसिड का जो लेवल है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। Now another new drug is the rasburicase. Now rasburicase क्या है, ये एक रिकॉम्बिनेंट यूरिकेस है। Now rasburicase यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट कर देता है। Now एलेंटोइन जो है ये मोर वाटर सॉल्युबल है, एलेंटोइन का एक्सक्रीशन जो है वो आसानी से हो जाता है। हाइपर सेंसिटिविटी, एनाफाइलैक्सिस, रासब्यूरिकेस के जो मेन डिसएडवांटेज है, जो मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, वो है हाइपर सेंसिटिविटी एंड एनाफाइलैक्सिस। So this is a classification of drugs
that are used in the management of acute gout and chronic gout. Now medicines के साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी हैं जो हमें ज़रूर अपनाने चाहिए, क्योंकि ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं ये गाउट के रिस्क को कम करते हैं। जैसे कि ऑलवेज स्टे हाइड्रेटेड, खूब पानी पिए जिससे यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट हो जाए। पानी की कमी से जो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स हैं वो प्रेसिपिटेट होते हैं, वो जॉइंट्स में प्रेसिपिटेट होते हैं, वो किडनी में प्रेसिपिटेट होते हैं, इसलिए ऑलवेज कीप हाइड्रेटेड। दूसरा, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से ओबेसिटी कम होती है, ओबेसिटी कम होगी तो गाउट की जो प्रॉब्लम है वो भी कम होगी। नाउ सेकंड, मिनिमाइज द कंजम्पशन ऑफ हाई प्यूरिन डाइट। अगर हम हाई प्यूरिन डाइट लेंगे तो प्यूरिन ज़्यादा टूटेंगे, प्यूरिन ज़्यादा टूटेंगे तो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए रेड मीट, सी फूड का कम से कम कंजम्पशन करें। देन मिनिमाइज कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल डिहाइड्रेशन प्रोड्यूस करता है। देन मिनिमाइज कंजम्पशन ऑफ हाई फ्रक्टोज कंटेनिंग ड्रिंक्स, क्योंकि अगर किसी ड्रिंक में फ्रक्टोज का अमाउंट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली यूरिक एसिड का प्रोडक्शन जो है वो भी ज़्यादा होगा। सो मिनिमाइज अल्कोहल, मिनिमाइज हाई फ्रक्टोज ड्रिंक्स एंड ऑल्सो मिनिमाइज कैफिनेटेड ड्रिंक्स, क्योंकि कैफिनेटेड ड्रिंक्स भी डिहाइड्रेशन प्रोड्यूस करती हैं, बॉडी में पानी की कमी प्रोड्यूस करती हैं, जिससे कि मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स जो हैं वो जल्दी प्रेसिपिटेट होते हैं। तो लाइफस्टाइल में ये चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है अगर आप गाउट को ठीक करना चाहते हो। अब हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप हाउ द गाउट इज़ ट्रीटेड। डिटेल में हम इन सारी ड्रग्स की फार्माकोलॉजी समझते हैं। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट। ना जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे हमारी थेरेपी का गोल क्या है? हमारी थेरेपी का गोल है कि वो पेन को कम करे और वो इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करे। तो इसके लिए फर्स्ट लाइन थेरेपी क्या है? एनसिड्स, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे कि नेप्रोजन, पिरोक्सिकैम, डाइक्लोफेनाक। These are the first line drugs for the treatment of acute gout. Now ये जो ड्रग्स हैं इनका जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही पावरफुल है। तो ये जो ड्रग्स हैं वो पेन को और सूजन को बहुत इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर लेती हैं, और ये ड्रग जो है वो एक्यूट गाउट के अटैक को 12 to 24 आवर्स में ही समाप्त कर देती हैं। मतलब विद इन 12 to 24 आवर्स जो एक्यूट गाउट का अटैक है वो टर्मिनेट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। नाउ इन ड्रग्स को यूज़ करने से पहले एक कॉशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर पेशेंट को रीनल इनसफिशिएंसी हो, अगर पेशेंट की जो किडनी है वो ठीक से काम ना कर रही हो, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर दिया जाए और इसकी क्या डोज हो। दूसरा, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर में भी बहुत कॉशन के साथ आंसर्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। नाउ सेकेंड लाइन थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट अटैक इज़ द कॉल्चिसिन। नाउ कॉल्चिसिन ना तो एनाल्जेसिक है, मतलब ना तो पेन किलर है, और ना ही वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, बट जो कॉल्चिसिन है वो स्पेसिफिकली गाउटी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। गाउटी इन्फ्लेमेशन को कम करने में कॉल्चिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अब कैसे इफ़ेक्टिव है ये हम यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं। नाउ दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ साइनोवियल जॉइंट। नाउ जैसा कि हमें पता है गाउट में मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स जो हैं वो जॉइंट में डिपॉजिट हो जाते हैं। नाउ इन क्रिस्टल्स की वजह से जॉइंट में सूजन होती है, और जो जॉइंट की टिश्यूज़ हैं वो कीमोटैक्टिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। कीमोटैक्टिक फैक्टर मतलब वो फैक्टर्स जो कि इम्यून सेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और जो न्यूट्रोफिल्स हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, वो इन कीमोटैक्टिक फैक्टर की वजह से माइग्रेट होकर जॉइंट्स में घुस जाते हैं। तो ये यहाँ पर आपको चार मैंने यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स दिखाए हैं, और ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं, इन्फ्लेमेशन को बहुत ही एग्रेवेट करते हैं। अब कॉल्चिसिन क्या करती है? कॉल्चिसिन इन न्यूट्रोफिल्स की माइग्रेशन को रोक देती है, तो न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो इन्फ्लेम्ड जॉइंट टिश्यू में नहीं आ पाते, और जिसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन है वो सप्रेस हो जाता है। अब समझते हैं कॉल्चिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। लुक एट दिस फिगर, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से सेल जो है वो मूव कर पाता है।
ना माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। ना ट्यूबुलिन प्रोटीन के दो सब यूनिट्स होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। ना कॉल्चिसिन जो है वो न्यूट्रोफिल्स के फाइब्रिलर प्रोटीन मतलब ट्यूबुलिन से बाइंड करता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स को तोड़ देता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो टूट जाते हैं, वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। अब जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो मूव नहीं कर पाते और ना ही न्यूट्रोफिल्स माइग्रेट होकर इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स में जा पाते हैं। तो जो कॉल्चिसिन का मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि कॉल्चिसिन inhibits migration of neutrophils in the inflamed joints। कॉल्चिसिन जो है वो न्यूट्रोफिल्स के माइग्रेशन को रोकता है। इसके अलावा साइटोकाइंस, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, एंजाइम्स, प्रोटीनेसेस जो कि न्यूट्रोफिल्स से रिलीज़ होते हैं, उनका जो रिलीज़ है वो भी कम हो जाता है और इन सब की वजह से जो गाउटी इन्फ्लेमेशन है वो सप्रेस हो जाता है। अगर एक्यूट गाउट होने के 24 घंटे के अंदर कॉल्चिसिन दे दी जाए तो कॉल्चिसिन जो है वो एक्यूट अटैक को कुछ घंटों में ही समाप्त कर देती है, क्योंकि कॉल्चिसिन जो है वो वेरी फास्ट एक्टिंग ड्रग है। ना कॉल्चिसिन का जो बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपसेट, जिसकी वजह से होता है नॉजिया, वॉमिटिंग, वाटरी और ब्लडी डायरिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स। बट अगर लंबे समय तक कॉल्चिसिन दी जाए तो इट प्रोड्यूसेस बोन मैरो डिप्रेशन और जिसकी वजह से हो सकता है एप्लास्टिक अनीमिया, एक ग्रैनुलोसाइटोसिस, लॉस ऑफ हेयर भी हो सकता है कॉल्चिसिन की वजह से। सो दिस इज़ द फार्माकोलॉजी ऑफ colchicine and how colchicine is useful in the treatment of acute gout. So जो colchicine है वो specifically गाउटी इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करती है बाय इनहिबिटिंग द माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन द इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स। नाउ एक्यूट गाउट अटैक के लिए जो थर्ड लाइन थेरेपी है वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, फॉर एग्जांपल प्रेडनिसोलोन। नाउ सॉल्युबल स्टेरॉइड्स का अगर इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन जो कि डायरेक्ट जॉइंट्स में दिया जाता है, अगर ऐसा इंजेक्शन दे दिया जाए स्टेरॉइड्स का तो एक्यूट गाउट अटैक जो है वो समाप्त हो जाता है, वो टर्मिनेट हो जाता है। नाउ जो स्टेरॉइड्स हैं वो गाउट में रिफ्रैक्टरी केसेस में ही यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर एंसिड्स या फिर कॉल्चिसिन का कोई फ़ायदा ना हो। इसके अलावा याद रखने वाली बात यह है कि जब भी आपको स्टेरॉइड्स को डिसकंटिन्यू करना है तो उनकी जो डोज़ है वो धीरे धीरे कम करनी चाहिए, फिर उसके बाद स्टेरॉइड्स को बंद कर देना चाहिए। सो डोज ऑफ स्टेरॉइड्स शुड बी ग्रेजुअली टेपर्ड। तो एक्यूट गाउट की ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं एंसिड्स, सेकेंड लाइन थेरेपी है कॉल्चिसिन और थर्ड लाइन जो थेरेपी है वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक गाउट, दैट इज़ प्रोफाइलैक्सिस ऑफ गाउट। गाउट को कैसे रोका जाए। ना ब्लड में जब यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो गाउट होता है। तो ये वो ड्रग्स हैं जो कि ब्लड में यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को कम करती हैं। नाउ फर्स्ट कैटेगरी के ड्रग्स हैं ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ये ड्रग्स यूरिक एसिड की जो सिंथेसिस है उसको कम करती हैं। ड्रग्स लाइक एलोप्यूरिनॉल एंड फिबुक्सोस्टैट। नाउ लुक एट दिस फिगर। नाउ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स जब टूटते हैं तो यूरिक एसिड बनता है। नाउ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स जब टूटे तो पहले बना हाइपोजेंथीन। ना एंजाइम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज हाइपोजेंथीन्स को ब्रेक करता है जिससे बनते हैं ज़ैंथीन्स। ना एंजाइम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज फर्दर ज़ैंथीन को ब्रेक करता है और उससे बनता है यूरिक एसिड। सो ये जो एंजाइम है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज ये यूरिक एसिड को बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ना एलोप्यूरिनॉल एंड फिबुक्सोस्टैट ये क्या है, ये एंजाइम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करते हैं जिससे कि यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। अब आपको ये बात याद रखनी है कि एलोप्यूरिनॉल इज़ द फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक गाउट। नाउ इस रिएक्शन को देखो। एलोप्यूरिनॉल इज़ अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एंजाइम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। एलोप्यूरिनॉल की जो हाफ लाइफ है वो सिर्फ
2 आवर्स है ना। एलोप्यूरिनॉल मेटाबोलाइज होकर एक एक्टिव मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करता है ना। दिस एक्टिव मेटाबोलाइट इज एलोजेंथीन ना। एलोजेंथीन जो है वो एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ऑफ जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम। एलोजेंथीन की जो हाफ लाइफ है वो भी लॉन्ग हाफ लाइफ है, इट्स हाफ लाइफ इज़ 24 आवर्स। सो ये एक लॉन्ग एक्टिंग एक्टिव मेटाबोलाइट है जो कि ब्लड के यूरिक एसिड लेवल्स को कम करता है ना। लंबे समय तक अगर पेशेंट को एलोप्यूरिनॉल दी जाए तो ब्लड का जो यूरिक एसिड लेवल है वो कम हो जाता है और धीरे धीरे जो टोफाए हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं ना। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि जब भी ये ड्रग दी जाए तो खूब पानी पीना चाहिए, क्योंकि जेंथीन और हाइपोजेंथीन जो कि अक्यूमुलेट हो गए हैं वो ईजिली वाटर के साथ एक्सक्रीट हो जाएंगे ना। इसके अलावा एलोप्यूरिनॉल और फिबुक्सोस्टैट की जो थेरेपी है वो कभी भी एक्यूट अटैक के दौरान नहीं शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये ड्रग्स जो हैं वो टोफाइज से यूरिक एसिड को रिमूव कर देती हैं। यूरिक एसिड ब्लड में आ जाता है और जिससे कि ब्लड में यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकती है। तो अगर इनको एक्यूट अटैक के दौरान अगर हमने इनको पेशेंट को दे दिया तो जो एक्यूट अटैक है वो फर्दर एग्रेवेट हो जाएगा, वो फर्दर और गंभीर हो जाएगा। तो एक बार अगर एक्यूट अटैक जो है वो समाप्त हो जाए, वो टर्मिनेट हो जाए, तभी इन ड्रग्स को इनिशिएट करना चाहिए, तभी इन ड्रग्स की शुरुआत करनी चाहिए। नाउ एलोप्यूरिनॉल जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जैसे कि स्किन रैशेस प्रोड्यूस कर सकता है और कभी रेयरली स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी हो सकता है। एलोप्यूरिनॉल जो है वो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ना। फिबुक्सोस्टैट को एक ऑल्टरनेट ड्रग की तरह यूज़ कर सकते हैं उन पेशेंट्स में जिनको एलोप्यूरिनॉल सूट नहीं करता। मेजर जो एडवर्स इफेक्ट है फिबुक्सोस्टैट का वो है लिवर डैमेज ना। इसके अलावा डायरिया, नोजिया, हेडेक फिबुक्सोस्टैट के यूजुअल साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना। ये जो ड्रग्स हैं दैट इज़ एलोप्यूरिनॉल एंड फिबुक्सोस्टैट, ये ड्रग्स 6-mercaptopurine और अज़ाथायोप्रिन के मेटाबॉलिज्म को कम करती हैं। इसलिए अगर ये ड्रग्स एलोप्यूरिनॉल के साथ, ये दोनों ड्रग्स अगर एलोप्यूरिनॉल के साथ दी जाएं तो इनकी डोज कम करनी पड़ेगी। So this is how allopurinol and fibuxostat reduce the synthesis of uric acid and they prevent or they are useful in the prophylaxis of gout. Now second category की ड्रग्स जो कि क्रॉनिक गाउट में की ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं वो हैं यूरिकोस्यूरिक ड्रग्स। नाउ ये ड्रग्स यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ा देती हैं। इस कैटेगरी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग है वो है प्रोबेनेसिड। नाउ प्रोबेनेसिड क्रॉनिक गाउट की ट्रीटमेंट के लिए सेकेंड लाइन ड्रग है। जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है एलोप्यूरिनॉल, सेकेंड लाइन ड्रग जो है वो है प्रोबेनेसिड। नाउ प्रोबेनेसिड को एलोप्यूरिनॉल के साथ एज एन एडजुवेंट ड्रग भी यूज़ किया जा सकता है, मतलब प्रोबेनेसिड को एलोप्यूरिनॉल के साथ ऐड करके भी लिया जा सकता है। नाउ प्रोबेनेसिड जो है वो इज़ अ हाईली लिपिड सॉल्युबल ऑर्गेनिक एसिड। अब समझते हैं कि प्रोबेनेसिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे ये यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है ना। उसके लिए देखो आप ये फिगर देखो, ये जो फिगर में आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये एक नेफ्रॉन है ना। नेफ्रॉन एज वी ऑल नो ये किडनी का फंक्शनल यूनिट है और जो फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये जो सेल्स हैं ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के सेल्स हैं ना। यूरिक एसिड जो है उसको किडनीज जो हैं वो फिल्टर करती हैं। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस से यूरिक एसिड जो है वो ब्लड से फिल्टर होकर यहाँ नेफ्रॉन के ल्यूमन में आता है ना। समझने की बात ये है कि ये जो यूरिक एसिड यहाँ पे आया है इसमें से अराउंड 90% यूरिक एसिड जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के सेल्स में रीअब्जॉर्ब हो जाता है और 10% यूरिक एसिड जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। तो अराउंड 90% यूरिक एसिड तो यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो गया। तो अब समझते हैं कि ये यूरेट 1 क्या है।
यूरेट 1 जो है ये ट्रांसपोर्टर्स हैं ना। यूरेट 1 ट्रांसपोर्टर क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ये यूरिक एसिड को ल्यूमन से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो यूरेट 1 जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही एसेंशियल है फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड। नाउ प्रोबेनेसेट क्या करता है, प्रोबेनेसेट ब्लॉक्स यूरेट 1। तो प्रोबेनेसेट कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक्स यूरेट 1। तो प्रोबेनेसेट ने इस यूरेट 1 को ब्लॉक कर दिया। अब जब ये यूरेट 1 ब्लॉक हो गया तो यूरिक एसिड का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और जब यूरिक एसिड का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ये सारा का सारा जो 90% यूरिक एसिड है ये भी एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ गया और ब्लड में जो यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो गई। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोबेनेसेट। सो प्रोबेनेसेट कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक यूरेट 1, it competitively blocks urate 1, thereby inhibiting reabsorption of uric acid in the cells of proximal convoluted tubules, and this increases excretion of uric acid. पर अगर पेशेंट की किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही हैं, पेशेंट को रीनल इनसफिशिएंसी हो, तो प्रोबेनेसेट जो है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। नाउ प्रोबेनेसेट का यूज़ करने से यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाता है, इसलिए पेशेंट को खूब पानी पीना चाहिए। अगर पेशेंट खूब पानी पिएंगे तो यूरिक एसिड जो है वो आसानी से एक्सक्रीट हो जाएगा, और यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो ना तो किडनी में बनेंगे और ना ही यूरिनरी ट्रैक्ट में बनेंगे ना। जैसा कि हमने पहले एलोप्यूरिनॉल के साथ डिस्कस किया था, एक्यूट अटैक के दौरान प्रोबेनेसेट नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा किया तो कंडीशन और भी ख़राब हो जाएगी। एक बार एक्यूट अटैक जो है वो टर्मिनेट हो जाए, वो समाप्त हो जाए, तब आप प्रोबेनेसेट की थेरेपी जो है वो इनिशिएट करो। नाउ जो प्रोबेनेसेट का मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है डिस्पेप्सिया, दैट इज़ इंडाइजेशन, और कभी रेयरली हाइपरसेंसिटिविटी भी हो सकती है। इसके अलावा देख लेते हैं प्रोबेनेसेट के ड्रग इंट्रैक्शंस। नाउ प्रोबेनेसेट जो है वो पेनिसिलिन्स, सिफेलोस्पोरिन्स, सल्फोनामाइड, मेथोट्रेक्सेट, इंडोमेथसिन का यूरिन में एक्सक्रीशन जो है वो कम कर देता है, जिससे इन ड्रग्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्लड में बढ़ जाती है। तो अगर प्रोबेनेसेट इन ड्रग्स के साथ दी जाए तो डोजेस का एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा एस्प्रिन जो है वो प्रोबेनेसेट का यूरिकोस्यूरिक जो एक्शन है उसको ब्लॉक कर देता है। सो दिस इज़ इन ब्रीफ ऑन द फार्माकोलॉजी ऑफ प्रोबेनेसेट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक गाउट। तो ये जो वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है, ये इंफॉर्मेशन इज़ मेंट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स। अगर गाउट की ट्रीटमेंट आपको करनी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फिजिशियन को कंसल्ट करें। फिजिशियन को कंसल्ट करे बिना कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेनी है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।